Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today I am going to make second video of diabetic emergencies. In first video we already studied diabetic ketoacidosis, but today in second video we will be study hyper or smaller non-ketotic coma, and second is hypoglycemic coma. If you watch the same topic in English, I already upload the same topic in English language on my YouTube channel. Go and watch that video. But if you want to watch in Urdu, Hindi, then this video is for you. Now in this video we study two topics, hypersmolar non-ketotic coma and hypoglycemic coma, and in next last third video we will be study diabetic neuropathy and diabetic foot. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपर और स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा से। केस में हमारे टॉपिक आउटलाइन क्या है? टॉपिक आउटलाइन इसमें हमारे साथ 8 टॉपिक आउटलाइन है, जिसमें सबसे पहले हम जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा की जो डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा में जो सिमिलरिटीज़ है वो हम पढ़ेंगे। फिर हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा की डिफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस पढ़ेंगे, उसकी क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और उसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा की डिफिनेशन से, फिर पैथोफिजियोलॉजी से, फिर डिफरेंस, फिर सिमिलरिटीज़। ये हमारा सीक्वेंस होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा की डिफिनेशन क्या है। इसका डिफिनेशन ये है कि हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा एक डायबिटिक कोमा है जिसमें हमारा ब्लड ऑस्मोलरिटी सीरियसली इंक्रीज होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है, और ये होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में, और इसमें कीटोन बॉडी नहीं बनते, एब्सेंट होते हैं। ये इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? हाइपर osmolar non-ketotic coma (HONK) is a diabetic coma in which blood osmolarity become seriously increased, too much increase, and occur in type 2 diabetes mellitus, and ketone body is absent. इसमें ketone body नहीं बनते हैं। ये डिफिनेशन। अब हम आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी। इसमें जो डिफिनेशन में मेन बात क्या थी कि इसमें ऑस्मोलरिटी टू मच इंक्रीज होती है। वो अभी हमने पैथोफिजियोलॉजी में समझना है कि जो टू मच इंक्रीज होती है, सीरियसली इंक्रीज होती है कैसे। वो जो है इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी जो होती है वो, क्योंकि सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में हाइपर स्मॉलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है, इसमें ब्लड ऑस्मोलरिटी कैसे इंक्रीज होती है? दो तरह से। नंबर 1 ड्यू टू हाइपरग्लाइसीमिया, नंबर 2 ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरिसिस। अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से किस तरह होती है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में जब इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोटियोलाइसिस होगा, क्योंकि इंसुलिन जब मौजूद होता है वो प्रोटियोलाइसिस को इनहिबिट करता है। जब इंसुलिन नहीं होगा तो प्रोटियोलाइसिस होगा। तो प्रोटियोलाइसिस की वजह से क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा। जब ग्लूकोज बनेगा ब्लड के अंदर तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। दूसरा, जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, इंसुलिन नहीं है, वो लिवर में ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा। जब वो लिवर में ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? जब वो लिवर में ग्लाइकोजन में चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? वापस हाइपरग्लाइसीमिया होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो पहला जो पैथोफिजियोलॉजी में जो मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी किसकी वजह से होती है? हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से। और हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होती है? प्रोटियोलाइसिस की वजह से, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, और ऑलरेडी जो ब्लड ग्लूकोज है, इंसुलिन ही है जो उसको ले जाके लिवर में ग्लाइकोजन में चेंज करे, जिसकी वजह से क्या होगा?
हाइपरग्लाइसेमिया होगा, उसकी वजह से ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। दूसरा, ऑस्मोलरिटी सीरियसली क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ऑस्मोटिक डायूरेसिस जब हमने टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो हमने पढ़ा है, ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसमें हमने डायबिटीज़ की पैथोफिजियोलॉजी जो हमने पढ़ी, उसमें हमने कहा कि इसमें ऑस्मोटिक डायूरेसिस होता है। ऑस्मोटिक डायूरेसिस क्या होता है? आमतौर पर जो ग्लूकोज है वो हमारी किडनी की प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में 100% रीअब्जॉर्ब होती है। लेकिन अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 10 मिलीमोल पर लीटर से बढ़ जाएगा मिकदार, तो फिर 100% रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। आमतौर पर जिसको शुगर नहीं है वो जब ब्लड टेस्ट करेगा तो उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज 0% होगा। लेकिन अगर उसको शुगर है, वो जब ब्लड टेस्ट करेगा उसके यूरिन के अंदर, वो जब यूरिन टेस्ट करेगा उसके अंदर क्या होगा? ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल 10 मिलीमोल पर लीटर से अगर बढ़ जाएगा तो अब किडनी का जो थ्रेशहोल्ड है 10 मिलीमोल पर लीटर मैक्सिमम इतना रीअब्जॉर्ब कर सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कंप्लीट जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ग्लूकोज जब लूप ऑफ एनले में जाएगा, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में जाएगा, तो वहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, क्योंकि डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल लूप ऑफ एनले, वहाँ की क्या होगी? ग्लूकोज की वजह से ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, सल्यूट का मकदार बढ़ेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ जाएगा। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ जाएगा इनसाइड द ट्यूब्यूल, तो वो फ्लूइड हमारे जिस्म से क्या होगा? बाहर निकलेगा। जब निकलेगा तो क्या होगा? पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से। जब हमारे जिस्म से फ्लूइड निकलेगा तो डिहाइड्रेशन होगा। जब डिहाइड्रेशन होगा तो ब्लड के अंदर फ्लूइड की मकदार कम होगा। जब फ्लूइड की मकदार कम होगा तो ऑलरेडी ब्लड के अंदर सल्यूट की मकदार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आमतौर पर तो फ्लूइड और सल्यूट में रेशियो होता है, जब फ्लूइड कम होगा, सल्यूट बढ़ जाएगा तो ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। तो ऑस्मोलरिटी दो वजह से बढ़ी, एक हाइपरग्लाइसेमिया की वजह से सल्यूट का मकदार बढ़ गया, दूसरा फ्लूइड कम हुआ डिहाइड्रेशन की वजह से सल्यूट का मकदार बढ़ गया, तो ऑस्मोलरिटी सीरियसली इंक्रीज हुई, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी। अब जब सीरियसली ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, उस ऑस्मोलरिटी की वजह से क्या होगा? ब्लड थिक होगा। जब ब्लड थिक होगा तो क्या होगा? थ्रोम्बस होगा, इम्बोलस होगा। जब थ्रोम्बस होगा, इम्बोलस होगा, तो इसकी ट्रीटमेंट में फिर हम क्या देंगे? जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमने क्या दिया? इंसुलिन दिया और फ्लूइड हमने दिया। यहाँ हम सेम उसी तरह इंसुलिन देंगे। क्यों? ताकि हाइपरग्लाइसेमिया ट्रीट हो जाए। जब हाइपरग्लाइसेमिया ट्रीट होगा तो जो ब्लड की इंक्रीज ऑस्मोलरिटी है वो ट्रीट हो जाएगा। दूसरा, हम फ्लूइड देंगे। क्यों फ्लूइड देंगे? क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हुआ है, ताकि उसका ब्लड के अंदर जो फ्लूइड और सल्यूट का मकदार लेवल हो जाए। तीसरा, हम हेपरिन देंगे। हेपरिन क्यों देंगे? थ्रोम्बस और इम्बोलस के लिए। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। अब हम आते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें सिमिलर है। डिफरेंसेस क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है और हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कीटोन बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा के अंदर कीटोन बॉडी एब्सेंट होते हैं। क्यों? वजह यह है क्योंकि टाइप 1 में लिपोलाइसिस होता है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी होते हैं। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट इंसुलिन एब्सेंट होता है, बिल्कुल इंसुलिन नहीं है तो लिपोलाइसिस होता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में जब हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है, इसमें लिपोलाइसिस नहीं होगा, लिपोलाइसिस ना टक्कर। क्यों? क्योंकि इसमें इम्पायर्ड इंसुलिन सिक्रेशन है, इतना इंसुलिन है कि वो लिपोलाइसिस को रोके। चौथा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में फ्रूटी ब्रेथ प्रेजेंट हो गया, यानी ब्रेथ का जो स्मेल होगा वो फ्रूट की तरह होगा। क्यों? एसीटोन की वजह से। क्यों? कीटोन बॉडी की वजह से। लेकिन हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में फ्रूटी ब्रेथ एब्सेंट होगा। क्यों? लिपोलाइसिस नहीं होगा। उसके बाद पांचवा डिफरेंस क्या है? ब्लड ऑस्मोलरिटी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में सीरियसली इंक्रीज नहीं होती है, इसमें क्या होती है? सीरियसली इंक्रीज होती है। क्यों? वजह क्या है?
ड्यू टू ऑस्मोटिक डायूरेसिस। उसके बाद जो छठा डिफरेंस है वो क्या है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है थ्रोम्बस इम्बोलस एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्लड थिक नहीं होगा, थ्रोम्बस और इम्बोलस नहीं बनेगा। लेकिन हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा के अंदर थ्रोम्बस और इम्बोलस प्रेजेंट होगा। उसके बाद सातवां डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, चाहे ब्लड की चाहे यूरिन की, तो उसमें हमारे साथ कीटोन बॉडी मौजूद होंगे। लेकिन हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा की जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो कीटोन बॉडी एब्सेंट होगी। क्यों? लिपोलाइसिस नहीं होता है। और उसके बाद आठवां डिफरेंस क्या है, ट्रीटमेंट में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हम हेपारिन नहीं देते हैं, लेकिन हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा के अंदर हम हेपारिन देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लड की थिकनेस की वजह से। और नवा डिफरेंस क्या है, डिफिनेशन में फर्क है। और 10वां डिफरेंस क्या है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी में फर्क है। तो डिफिनेशन पैथोफिजियोलॉजी तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये डिफरेंसेस भी हुए तो डिफरेंस भी हुआ, उसके बाद हमारे साथ डिफिनेशन भी हुआ, पैथोफिजियोलॉजी भी हुआ, ये डिफरेंट थे। अब सेम क्या है, बाकी इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशन क्या है, दोनों के सेम है। अब सिमिलरिटीज़ क्या है, बोथ क्लिनिकल फीचर सेम एक्सेप्ट फ्रूटी ब्रेथ। दोनों में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा दोनों में क्लिनिकल फीचर सेम होंगे। जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, वहाँ से आप क्लिनिकल फीचर देखें। लेकिन फ्रूटी स्मेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिपोलाइसिस नहीं होगा, कीटोन बॉडी नहीं होगा, एसीटोन नहीं होगा। दूसरा, दोनों की इन्वेस्टिगेशन सेम है एक्सेप्ट इसमें कीटोन बॉडी एब्सेंट होंगे। अगर आप ब्लड टेस्ट करोगे कीटोन बॉडी एब्सेंट होंगे, यूरिन टेस्ट करोगे कीटोन बॉडी एब्सेंट होंगे। तीसरा, बोथ कॉम्प्लिकेशन सेम है सिवाय थ्रोम्बस और इम्बोलस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा दोनों की क्या सेम है, कॉम्प्लिकेशन सेम है सिवाय किसके, थ्रोम्बस और इम्बोलस, जो सिर्फ हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा में बनता है। क्यों बनता है, हमने पढ़ा है, ब्लड की थिकनेस की वजह से। चौथा, बोथ ट्रीटमेंट सेम एक्सेप्ट हेपारिन। दोनों के ट्रीटमेंट सेम है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में भी हम इंसुलिन और हमने फ्लूइड दिया है, जिसमें हमने नॉर्मल सेलाइन 5% दिया है। यहाँ भी हम इंसुलिन फ्लूइड देंगे, लेकिन यहाँ इजाफी हेपारिन हम क्यों देंगे, क्योंकि ब्लड की थिकनेस की वजह से, थ्रोम्बस और इम्बोलस की वजह से। तो ये हमने हाइपरओस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा पढ़ा। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। अब दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। दूसरा क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। अब हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के हमारा टॉपिक आउटलाइन क्या है, इसकी हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर हम समझे, जब हम जो है रोटी खाते हैं तो हमारे ब्लड वेसल में जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन लिवर में ले जाता है, वह ग्लाइकोजन में चेंज करता है। फिर लिवर का क्या काम है, लिवर फिर उसी ग्लाइकोजन को वापस किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज आता है ब्लड में, ब्लड से फिर वो हमारे बॉडी की जो टिश्यू है वो उसको यूज़ करते हैं। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी, एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब अगर हमारे लिवर में कोई मसला हो जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं चेंज होगा, तो क्या होगा, हमारे जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा तो ब्लड में ग्लाइकोजन नहीं आएगा। जब ब्लड में ग्लाइकोजन नहीं आएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब डिफिनेशन क्या है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा का, डिफिनेशन क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा एक डायबिटिक कोमा है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाता है। ये है डिफिनेशन। हाइपोग्लाइसेमिक कोमा इज अ डायबिटिक कोमा इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब काजिस क्या है, काजिस क्या है, सबसे पहले लिवर डिजीजेस। अगर लिवर की बीमारी है, लिवर की डिजीजेज है, तो क्या होगा, जो स्टोर ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। जब ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा तो ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं आएगा तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। दूसरा क्या है, इंसुलिन ओवरडोज। अगर हमने इंसुलिन ज़्यादा लिया, पर इस पर हमने इंसुलिन ज़्यादा लिया, उसने ब्लड से ग्लूकोज किस में ले गया, लिवर में। अब लिवर ने उस इंसुलिन ने लिवर में ग्लाइकोजन में चेंज किया। अब लिवर ने ग्लाइकोजन को वापस
फर्स्ट पर लिवर सही है, उसने ग्लाइकोजन को वापस ब्लड में भेजा, किस सूरत में, ग्लूकोज में। लेकिन अगर इंसुलिन ओवरडोज है वो वापस उसी ग्लूकोज को लेकर फिर ग्लाइकोजन में चेंज करेगा, तो इंसुलिन ओवरडोज। दूसरा है तीसरा जो काज है वो है सल्फोनाल यूरिया ओवरडोज, इसका भी सेम इंसुलिन की तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। चौथा क्या है, माल न्यूट्रिशन। अगर हमने ऐसी ग़िज़ा लेते हैं जो क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं है, जो ग्लूकोज रिच नहीं है, तो उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसेमिया होगा। पांचवा क्या है, फास्टिंग। अगर बहुत ज़्यादा रोज़े रखे उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। तो उसके बाद हमारे साथ डिफिनेशन हुआ, काजेस हुआ। अब तीसरा है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या होगा, पेशेंट वीक होगा, स्वेटी होगा, पसीने उसको आएंगे, इरिटेबल होगा, ठीक है, और उसके बाद सीजर होंगे, और उसके बाद कोमा होगा। ये 5 वे क्लिनिकल फीचर। इन्वेस्टिगेशन क्या है, 2 करते हैं। एक हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, दूसरा हम एलएफटी करते हैं। एलएफटी क्यों करते हैं, लिवर की फंक्शन को मालूम करने के लिए। अगर लिवर डिजीज़ है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। दूसरा हम ब्लड ग्लूकोज काउंट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तो क्या होगा, उसको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा होगा। ये इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्लूकोज टेस्ट और एलएफटी। ट्रीटमेंट पे क्या है, 2 है। अगर कॉन्शियस है पेशेंट, होश में, तो उसको हम ओरल शुगरी जूस देंगे। अगर अनकॉन्शियसनेस है तो हम उसको इंट्रावेनस डेक्सट्रोज देंगे। तो ये हमारे साथ क्या हुआ, आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।